ओके डियर स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करते हैं और उसका इंट्रोडक्शन जो है इस टॉपिक का वो आज एक आधे घंटे के आसपास में हम लोग क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यों होता है? ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ आ रही है। एक है ये है जनरेशन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। दूसरा है किसकी वजह से होता है? वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और किसके अराउंड होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अराउंड होता है। तो जब भी ये सिचुएशन होगा, क्या वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वहाँ पर कोई एक कंडक्टर होगा, ठीक है, तो उस कंडक्टर के अंदर में ईएमएफ जनरेट होगा। इस फिनोमेनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या शॉर्ट में जिसे ईएमआई कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? पहला क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स वर्ड यूज किया है, तो व्हाट इज मैग्नेटिक? आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोगों ने डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिफाइन किया था, उसको भी फाई ही बोले थे और उसको डिफाइन किया था इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ऐसे डिफाइन किया था। मतलब कि फील्ड के साथ एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बस इतना ही अंतर है। मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा फ्लक्स, उसको भी इंटीग्रल ऑफ क्या लिखेंगे? बी डॉट डी एस, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस या डी ए बोलिए, डी एस या डी ए दोनों एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जहाँ 0 से एस तक एरिया वेरी कर रहा है, तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया। फिर भी और ज़्यादा क्लियर करते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं समझेंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे? नहीं। तो उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। एक बार आप समझेंगे क्या है, तभी तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझ पाएंगे। तो फ्लक्स को देखते हैं क्या है। फ्लक्स जो होता है ये होता है बी ए, ठीक है। बी डॉट ए डॉट प्रोडक्ट है, फ्लाई से डिनोट किया जाता है, और बी डॉट ए किसी भी एरिया, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये, और यहाँ पर किसी एक कोई भी एक आर्बिट्ररी एरिया ले रहे हैं, इस टाइप का कोई एक एरिया है, और इस एरिया के थ्रू जो है कितना फ्लक्स पास कर रहा है, कितना फ्लक्स है इस एरिया के थ्रू, तो वो हो जाएगा बी डॉट ए। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि एरिया भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, और एरिया वेक्टर है, ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि एरिया वेक्टर होता है और इसका डायरेक्शन जो होता है एरिया के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? एरिया के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मली क्या होता है? कॉन्वेक्स साइड में अपवर्ड होता है। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पता है सिमिलर इज द केस विद द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो अभी बोले, इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड का स्पेलिंग ठीक कर लेना है, ये गलत है, ठीक है। क्रॉसिंग एनी एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। वेक्टोरियली इट इज डिफाइंड एज, तो वेक्टोरियली कैसे डिफाइन करिएगा? वेक्टोरियली आप डिफाइन कर सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, ये वेक्टर में हो गया, डॉट प्रोडक्ट है ये, ठीक है, क्लियर है। या सिंपली बी डॉट ए जो होता है वो क्या होता है? अगर मान लीजिए ए एरिया है बी डॉट ए, तो बी ए कॉस थीटा होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो गया डॉट के जगह पे, ठीक है। तो अगर एक सिंपल सिचुएशन लिया जाए कि मान लीजिए कि इस टाइप का कोई सिचुएशन, ये एक एरिया वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ बहुत सारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, लेटस से इस तरह से ऐसे आ रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो एरिया वेक्टर है ये थोड़ा सा हो सकता है ऐसे पर, इस पर झुका हुआ है, तो मतलब कि फील्ड लाइन ये है बी और एरिया वेक्टर ये है ए, तो इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा कुछ बन रहा है। तो उस केस में हम लोग तो इसको ऐसे कहिए या फिर ऐसे कहिए कि एरिया में बी इंटू ए, अगर फाई इक्वल टू बी इंटू ए लेना हुआ तो उसमें ये एरिया वही एरिया होगा जो कि बी के परपेंडिकुलर होगा, तब तो काम बन जाएगा हमको। तब वही है परपेंडिकुलर, मतलब कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ क्लियर हो गया क्या होता है
तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पहली यहाँ पर मैंने कहा है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कहा है ना कहीं पे, देखिए वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब कि बी डॉट ए, ये जो बी ए कॉस थीटा है इसका वेरिएशन होना पड़ेगा। अगर डी ए यहाँ लिखते हैं तो डी ए लिख दीजिए, स्मॉल एलिमेंटल एरिया हो जाएगा। तो बी ए कॉस थीटा में 3 वेरिएबल्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया ऑफ द लूप है और ओरिएंटेशन जो है वो है। तो इन तीनों में से किसी को भी आप वेरी करा करके फाई को वेरी करा सकते हैं, तब जाके आपको ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी वेरिड इन डिफरेंट वेज, दैट इज बाय चेंजिंग बी और चेंजिंग एरिया और बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन थीटा। क्लियर है? तो आपका डी फाई बाई डी टी के लिए डी बी बाई डी टी भी हो सकता है, डी ए बाई डी टी भी हो सकता है, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि भाई सब कुछ चेंज कर रहा है, बी भी कर रहा है, ए भी कर रहा है, थीटा कर रहा है, तो मतलब कम से कम एक चेंज होना चाहिए, तो आपका डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो एक केस लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को और देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज किस तरह से होता है और कैसे इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। सपोज कीजिए ये एक मैग्नेट है, क्या है, परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पे। अब इस परमानेंट मैग्नेट के सामने में अगर हम कोई लूप लाते हैं, इस टाइप से मान लीजिए एक लूप लेके आए हैं, ये लूप लेके आए हैं, ठीक है, और ये लूप का मतलब ये है कोई भी कंडक्टिंग लूप है। अब इसको अगर हम मूव कराते हैं इस तरफ, सामने की तरफ, तो इसके अंदर से जो फ्लक्स है वो ज़्यादा अमाउंट जाएगा। जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा वैसे वैसे इसका फ्लक्स की डेंसिटी बढ़ते जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर से जो क्रॉस कर रहा है, अभी एक एनिमेशन में देखेंगे कि जैसे जैसे इसको अंदर के ले जाएंगे वैसे ही इसके अंदर का जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन्स है वो बढ़ते जाता है, और जितना दूर जाएंगे उतना ऐसे ऐसे होते जाएगा। तो इस लूप का साइज तो बढ़ नहीं रहा है, इतना ही बड़ा है, तो इसके अंदर से तो कम लाइनें पास होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बी का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, ओरिएंटेशन तो चेंज हो नहीं रहा है, या ओरिएंटेशन हो भी रहा हो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसमें ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते नहीं हो रहा है, बट प्राइमरीली इसमें ये मान सकते हैं कि हम लोग जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे अगर लूप बहुत छोटा हो तो क्या होगा कि ओरिएंटेशन लगभग नहीं चेंज होगा एक्सिस पे, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो घटते जाएगा। क्लियर है? तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी फाई बाई डी टी हमको लिखना है हमें, ठीक है, इट इज़ डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज यही हो गया। और डी फाई बाई डी टी को हम लोग 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो डी बी बाई डी टी हो सकता है, प्रोपोर्शनल टू लिख कर देते हैं, या ये डी ए बाई डी टी हो सकता है, एरिया को चेंज कर लीजिए, या ये डी थीटा बाई डी टी हो सकता है, ओरिएंटेशन को चेंज कर लिए। तीनों प्रोसेस से आपका फाई चेंज होगा, या और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, है कि नहीं, कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो एक ये चीज़ हो गई कि हम लोग कर सकते हैं, और इसी चीज़ को, ये जो किस तरह से जनरेट हुआ है, कौन से रूल्स इसको बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसके लिए फैराडेज ने 3 लॉ दिया था, साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 लॉ दिया था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है, ठीक है। 3rd लॉ किसी और के द्वारा भी दिया गया था, जैसे लेंस लॉ कहेंगे हम लोग। तो पहले पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोला था उन्होंने? फर्स्ट लॉ में उन्होंने कहा था, फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप, ध्यान से देखिए, क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। जब क्योंकि क्लोज्ड लूप है और क्लोज्ड लूप है और उसके अंदर में क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, एक बैटरी बन रहा है, इंड्यूस्ड बैटरी बन रहा है। तो ईएमएफ बन रहा है तो बैटरी बन रहा है, और वो अगर क्लोज्ड लूप है तो उसके अंदर में करंट तो फ्लो होगा ही ना, यही है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट का रीजन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है, ये कहा था। ठीक है, इसका मतलब कि फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है, फर्स्ट लॉ ये बता देता है कि ईएमएफ जनरेट क्यों होता है, इट इज़ द कॉज ऑफ ईएमएफ और द करंट इन द लूप। कंडक्टिंग लूप में रीजन बताता है। ठीक है, अगर डी फाई बाई डी टी जीरो रहा, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, इफ डी फाई बाई डी टी इक्वल टू जीरो, देयर विल बी
नो EMF जनरेशन, ठीक है। इफ नॉट इक्वल टू 0 देन ओनली EMF विल बी जनरेटेड। इसका क्या मतलब हो गया, आप इसके पास लूप रख दीजिए और दोनों में से किसी को हिलाइए नहीं, इसको इधर नहीं इसको भी इधर मत कीजिए, तो इसके अंदर का जो फ्लक्स है वो तो चेंज होगा नहीं, जितना है टाइम के साथ उतना ही रहेगा। इसका मतलब इसमें कोई EMF जनरेट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा डेवलप, जब तक कि इसके अंदर का फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और तभी तक EMF जनरेट होगा जब तक चेंज हो रहा है, जैसे ही चेंज होना बंद हो जाएगा देयर विल बी नो EMF। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड लॉ कहता है द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। पहला तो कह दिया कि भाई साहब इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये EMF जनरेट होता है। दूसरा कह रहा है कि जो जनरेट होगा वो कितना होगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर हम EMF को E लिखते हैं तो EMF इक्वल टू क्या हो जाएगा, d∅dt। ये उन्होंने कहा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है ना इसके बराबर होगा फ्लक्स, इट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 मान लिया गया सो दैट कि इसका यूनिट अकॉर्डिंगली ले लिया जाए। सो E इक्वल टू d∅dt हम लोग कहते हैं, ठीक है। EMF इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। तो d∅dt हो गया, ये सेकेंड लॉ से आ गया, ठीक। उसके बाद थर्ड लॉ में आते हैं, तो थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है देखिए द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करेंट इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड EMF किल्स द रीजन फॉर विच इट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो उस वजह को, उस कारण को, उस रीजन को किल करना चाहता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। यही लाइन यहाँ बोला गया है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज ड्यू टू विच इट इज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको लेंस लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। अब लेंस लॉ क्या है, किस तरह से है, तो हम लोग E इक्वल टू -d∅dt इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये अपोज कर रहा है, d∅dt को अपोज कर रहा है, चेंज होने देना नहीं चाहता है, इसलिए इंड्यूस्ड होकर के उस चेंज को अपोजिट करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिए, d∅dt या तो बढ़ सकता है टाइम के साथ, या तो बढ़ सकता है फाई फ्लक्स, या तो घट सकता है। अगर टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ रहा है तो जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या करेगा, वो फ्लक्स को घटाएगा, अपोजिट करेगा। और अगर फ्लक्स घट रहा है जिसकी वजह से EMF इंड्यूस्ड हो रहा है तो इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, फाई को बढ़ाएगा, क्योंकि वो घट रहा है तो उसके अपोजिट काम करना है तो उसको और बढ़ाएगा। बस इतना अगर समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि जिसकी वजह से, और वजह क्या है, d∅dt, फाई है, तो फाई अगर बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड EMF का फाई उसको घटाएगा, और फाई अगर घट रहा है तो इंड्यूस्ड EMF का फाई उसको और बढ़ाएगा, उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट केसेस को लेकर के इसको एनालाइज करते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, क्या केस बनता है, ठीक है। पहला केस एक लेते हैं जिसमें कि ओनली एरिया चेंज हो रहा है, B∠θ चेंज नहीं हो रहा है। तो सपोज कीजिए ये एक रीजन ले लीजिए और इस रीजन में मान लीजिए कि क्या हो रहा है, बहुत सारा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है पेज में। अब ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर में एक वायर है इस टाइप का, ऐसे, जो कि जा रहा है ऐसे, अंदर में कुछ पोर्शन है, बाहर में, और एक रेल है, ये रेल एक रॉड की तरह है वो इसके ऊपर में। और ये जो रेल है एक्चुअली इस पर टच्ड है, तो मैं ऐसे क्यों दिखाऊंगा, टच्ड है। ये जो रेल है वो इस तरफ मूव कर रहा है कुछ v वेलोसिटी से। जाहिर सी बात है जब इस तरफ मूव करेगा किसी वेलोसिटी से तो इसके अंदर का जो एरिया है, कौन सा एरिया बोलिए तो, इसके अंदर कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये जो कि फील्ड के अंदर में है, एक लूप बन रहा है, ठीक है। ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जो है फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होगा, क्योंकि जब हम इसको बढ़ाएंगे इधर तो ये एरिया बढ़ेगा, ये वाला एरिया आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। ये नहीं मूव कर रहा है, केवल ये मूव कर रहा है, ये रॉड, तो एरिया बढ़ेगा। तो एरिया बढ़ेगा इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर का फील्ड बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए कि इसका रीजन जो है बहुत बड़ा है, फील्ड का रीजन, छोटा मानिएगा तो फिर कन्फ्यूज हो जाइएगा, बट एनीवे बड़ा मान लीजिए। तो एरिया बढ़ेगा, इसके बढ़ने से एरिया बढ़ेगा, जाहिर सी बात है v वेलोसिटी से जा रहा है तो एरिया बढ़ने से क्या होगा,
मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर का जो है लिंक क्लोज लूप के अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। अब है कि जब बढ़ रहा है तो इसके अंदर में करंट होना चाहिए। ये एक लूप है, लूप के अंदर का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके अंदर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और करंट होगा। अब लेंज लॉ से हमें पता करना है कि कितना हो, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, करंट का फ्लो का डायरेक्शन कैसे होगा। तो लेंज लॉ लगाइए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है कि रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन है फ्लक्स का बढ़ना, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, फ्लक्स को घटाएगा। तो इसके अंदर में फाई बढ़ रहा है जो कि क्रॉस है, तो अंदर में डॉट होना चाहिए किसके, इंड्यूस्ड फील्ड करंट के द्वारा जो होगा। हमें पता है कि करंट जो होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इंड्यूस्ड करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका क्या होगा डायरेक्शन, वो आपको लेंज लॉ से मिल जा रहा है। किस तरह मिल जा रहा है, अगर मान लीजिए कि इसमें डॉट फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो उसके लिए करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, आर्बिट्ररी मान लीजिए, सपोज कीजिए इधर करंट है और राइट हैंड थंब रूल लगाइए, राइट हैंड थंब रूल लगाइए तो अपने फिंगर्स को इस तरह करिए अगर, ठीक है, ये इस तरह फिंगर को करिए इस तरह, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर अपने चारों उंगली को रखिए तो फिंगर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। हाथ को ऐसे अगर कर्ल करिएगा इस तरह तो फिंगर जो है ऊपर की तरफ आएगा। तो फिंगर ऊपर की आने का मतलब हो गया कि अंदर में डॉट बनेगा, ठीक है, अगर करंट इधर देते हैं, ठीक है। और अगर क्रॉस बनता तो इसका मतलब कि करंट इधर होगा। क्लियर। अब क्या है, अब सवाल ये है कि इसमें होना क्या चाहिए, मैंने कहा डॉट होना चाहिए। क्यों डॉट होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस फील्ड को कम करना है, क्रॉस फील्ड बढ़ रहा है ना, तो क्रॉस फील्ड को कम करने के लिए डॉट होगा, इसलिए इसमें करंट का डायरेक्शन इधर होगा। इंड्यूस्ड करंट पता चल गया। फिर से इस वीडियो को पॉज करके फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया कि किस तरह से होता है। क्लियर। यही केस में अगर ये कह दूं कि यहाँ पे जो है वो डॉट फील्ड है, सपोज करो डॉट फील्ड है, तब क्या होगा, डॉट फील्ड है और वो बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाना चाहिए, होगा ही। सोचिए ऐसे, सॉरी डॉट फील्ड बनाना था ना मुझे, डॉट फील्ड। अब डॉट फील्ड हो गया और इसके अंदर में ये है, इसके अंदर में ये वायर है जो जा रहा है ऐसे v वेलोसिटी से। तो अब इसमें क्या है कि डॉट फील्ड बढ़ रहा है, तो डॉट फील्ड बढ़ रहा है तो इसको कम करने के लिए इसके अंदर में क्रॉस फील्ड डेवलप होना चाहिए। तो क्रॉस कब होगा, जब करंट इस डायरेक्शन में इसमें फ्लो होगा, ऐसे 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 ऐसे, तब होगा। क्योंकि ऐसे होगा तो अपने आप यहाँ पे क्रॉस फील्ड डेवलप हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट की वजह से। कॉज है डॉट का बढ़ना, तो डॉट को घटाने के लिए क्रॉस करेगा यहाँ पे फील्ड, तभी तो डॉट माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर ऐसे करंट का डायरेक्शन। ये लेंजेज लॉ से क्लियर हो जाए बिल्कुल, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है हम लोग देखेंगे अगर ध्यान से, तो d∅dt जो है इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो dA/dt। अब एरिया को अगर लिखें हम लोग, सपोज कीजिए कि ये वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है वो x मान लेते हैं और ये वाला l मान लेते हैं l, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो किसी एक टाइम पर एरिया कितना होगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा l इंटू एक्स, ठीक है। तो d∅dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा b टाइम्स l कांस्टेंट है dx/dt, जिसका मतलब हो गया v, तो ये हो गया BLV। ये क्या हो गया, फाई मतलब EMF। तो EMF का डायरेक्शन तो पता नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड पता है कि ये BLV के बराबर होगा। डायरेक्शन तो लेंस लॉ से मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड BLV के बराबर होगा, जहाँ पर L क्या है, ये वाला लेंथ है और ये क्या है, वेलोसिटी। तो BLV हो जाएगा। ये क्या है, EMF आया किसके अंदर, इस लूप के अंदर। अब मान लीजिए कि इस लूप का रेजिस्टेंस अगर कुछ हो तो उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए तो करंट मिल जाएगा, I = E/R, R या जो भी R+R लिख लीजिए। मान लीजिए कि इस यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस जो है, जो कि वेरिएबल रहेगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है। और उसके बाद ये वाला रेजिस्टेंस तो फिक्स है, तो ये वाला रेजिस्टेंस है कुछ एक R होगा। क्लियर है। लेकिन ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से डेवलप हो रहा है, ठीक। उसके बाद अब क्या किया जाए, कुछ एक ऐसा केस बताइए, सोचिए दिमाग में, जहाँ पर यहाँ तो एरिया चेंज हो रहा था, ऐसा केस सोचिए जहाँ पर मैग्नीट्यूड माने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। इस केस को देखिए, अगर इसे हम क्या करते हैं, अगर इस मैग्नेट को इसके नज़दीक लाते हैं स्पीड से,
तो क्या होगा, इस मैग्नेट को इसके नज़दीक लाएंगे स्पीड से, तो इसके अंदर का फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहाँ dv/dt हो रहा है, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा। तो यहाँ d∅/dt जो है, d∅/dt जो है उसमें एरिया नहीं चेंज हो रहा है, एरिया टाइम्स dv/dt हो रहा है। या कुछ एंगल भी चेंज हो रहा है, थीटा, d∅/dt का भी फैक्टर होगा। फॉर द टाइम बिंग अगर उसको नेगलेक्ट करते हैं तो इट इज़ dv/dt। क्लियर। इसके बाद हम ये जो हो रहा है यहाँ पर, इसका एक एनिमेशन देख करके समझते हैं कि वाकई में किस तरह से ये चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर का फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा जैसे ये नज़दीक लाएगा। तो देखिए एनिमेशन, देखिए इसमें, देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि जो लूप के अंदर से जो फ्लक्स है वो जैसे जैसे नज़दीक आता है वैसे वैसे बढ़ते जाता है। मैं आपको स्लो करके दिखा रहा हूँ। देखिए दूर में है, तो जब दूर में है तो कितना है, फिर नज़दीक लाया, देखिए 3, अभी 3 जो दिखाया गया है, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। अब लगभग 4 क्रॉस कर गया, 5 क्रॉस कर गया उसके अंदर से, और ये बढ़ते जा रहा है। जैसे ही पूरा का पूरा पोल अंदर आ जाएगा तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड उसको क्रॉस कर गया। ठीक है, ये क्लियर है। तो जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है इसमें। ओके, क्लियर हुआ। अब क्या करते हैं हम लोग, थर्ड लॉ को और अच्छे से समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग थर्ड लॉ, लेंस लॉ से और अच्छे से समझते हैं। थर्ड लॉ से क्या होता है, थर्ड लॉ से क्या, एक सेकेंड, थर्ड लॉ को समझते हैं किस तरह से। देखिए मान लीजिए 2-3 केस ले लेते हैं। ठीक है, एक केस लेते हैं जिसमें हम लोग केस 1 बोलते हैं। क्या होता है कि d∅/dt जो है वो ग्रेटर देन 0। ये मैथ से थोड़ा सा घबराना नहीं। ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि फाई बढ़ रहा है, फाई इंक्रीजिंग, इतना ही बस है। फाई इंक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ फाई बढ़ रहा है, ये हुआ इसका मतलब। अब एक अगर लूप ले लेते हैं ऐसे, और इसके अंदर में बहुत सारा फील्ड है, और ये जो फील्ड है, ये फील्ड सपोज कीजिए इस तरह से है कि dv/dt ग्रेटर देन 0 है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, इफ़ dv/dt इज़ ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा करंट का डायरेक्शन। तो लेंस लॉ लगाइए। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो करंट ऐसा इसके अंदर डेवलप होना चाहिए जिससे कि क्रॉस फील्ड के जगह पे यहाँ पे डॉट फील्ड हो जाए, तभी ना इसके मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करेगा, किल करेगा। तो ये यहाँ पर डॉट कैसे होगा, अगर करंट का डायरेक्शन इधर रहा, इधर एंटी क्लॉकवाइज रहा, तब अपने आप यहाँ इसके अंदर में डॉट और बाहर में क्रॉस होगा। तो मतलब ये क्लियर हो गया लेंस लॉ से। डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन आई। ठीक है, क्लियर। आई इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल बी ए डॉट फील्ड इनसाइड रीजन dv/dt ग्रेटर देन 0। अब केस 2 ले लेते हैं जिसमें dv/dt लेस देन 0 है, लेकिन इसमें मैं फील्ड भी चेंज कर दे रहा हूँ। देखता हूँ, पहले आप खुद से सोचिएगा कि क्या होगा इस सिचुएशन में। मान लीजिए फील्ड को मैंने डॉट फील्ड कर दिया, क्रॉस फील्ड को, और इसका मैग्नीट्यूड जो है किस तरह से हो रहा है, लेस देन 0 है। मतलब dv/dt जो है मैग्नीट्यूड, दिस इज लेस देन 0। मैग्नीट्यूड जो इसका वो टाइम के साथ घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो लेंस लॉ लगाते हैं। जब इसके अंदर का डॉट घट रहा है तो करंट ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर में डॉट को बढ़ाए, मतलब इसके अंदर में खुद भी डॉट बन जाए, इंड्यूस्ड डॉट। वो कैसे होगा, उसके लिए ये होना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ लेस देन 0 है, लेकिन अंदर में भी बदल दिए हैं, इसलिए करंट का डायरेक्शन सेम रहा जो इस केस में था, पहले वाले केस में। क्लियर। तो ये था आपका लेंस लॉ को, थर्ड लॉ को समझना। क्लियर है। तो अगर फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन तीनों अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पर इससे रिलेटेड और भी चीज़ें सीखेंगे। ओके, थैंक यू।